हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, क्यूट प्रिंसेस लव, पार्ट 5, चैप्टर 46। आपने कंफ्यूज दूर करने के लिए पंछी ने दोनों को पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरफ क्यों हंस रहे हो। पंछी की सवाल पर भी दोनों हंसी जा रही थी पर बोल कुछ नहीं रही थी, जिससे देख पंछी का मुंह बन जाता है। सोमा और खुशी दोनों जब देखते हैं पंछी का मुंह बन गया है तो दोनों चुप हो जाते हैं और सोमा पंछी की एक तरफ और खुशी एक तरफ आकर दोनों ने एक एक हाथ पकड़ लिए, फिर बोलने लगे। खुशी ने कहा, अरे सोना तू नाराज मत हो, हम तो बस ऐसे ही स्माइल कर रहे थे। पंछी मुंह बनाते हुए, नहीं तुम दोनों मुझे पर हंस रहे थे। इतना बोलकर दोनों से अपना हाथ हटाकर आगे बढ़ जाती है। सोमा पंछी को जाते हुए देखते हुए, लो ये तो रूठ गई। खुशी हंसते हुए, हम चलो अब उससे मानना है। इतना बोल पंछी की पीछे चल पड़े। वही कॉलेज की टेरेस पर जब वो लड़का आया जिससे नीचे खुशी और सोमा पंछी से टकराई थी। जब वो लड़का आया तो उसे देखकर एक लड़का बड़ी बेशर्मी से बोला, अरे विक्की, तुझे इतनी ठंडी में भी पसीना, कहीं तू अपनी हार्ड वर्क करके आया है क्या। उस लड़के के पास खड़े हुआ और एक लड़का जिसका नाम जग्गू था शरारती लहजे में बोला, अरे हेमंत, ये विक्की इतना मेहनत अभी से कर रहा है, वो भी अकेले। फिर वो अपनी हाथ एक दूसरे की हाथ को मसलते हुए बोला, वैसे तूने सुना है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, हमारी साथ भी शेयर कर लेता। इतना बोलने बाद जग्गू और हेमंत एक दूसरे की तरफ देख हाई फाई देखत हंसने लगे। विक्की जो दौड़कर आने की वजह से हाफ रहा था। हेमंत और जग्गू की बात सुन एक आह भर कर कहा, अरे पार्टनर, तुम जैसा सोच रहे हो काश वैसा कुछ होता। उसकी बात सुन टेरेस की बाउंड्री पर लेटा हुआ लड़का उठा और बैठते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, तो इतना पसीना तुझे दौड़ने की वजह से तो नहीं आ सकता है। विक्की अपनी पॉकेट से एक छोटा सा पॉकेट निकलकर उस लड़के को देते हुए बोला, अरे विक्रम भाई, ये पसीना नहीं पानी है। विक्की की बात पर हेमंत और जग्गू एक दूसरे देखकर फिर हेमंत ने हंसते हुए बोला, अरे विक्की, आते वक्त बारिश तो नहीं हुआ जिससे तुम्हारी ऊपर ही गिरा हो। हाँ यार, आते वक्त एक लड़की से क्या टकराए, उस लड़की मुझ पर पानी फेंक दिया, उससे तो बाद में देख लूंगा, विक्की ने गुस्से से कहा। जग्गू हंसते हुए बोला, अरे किसकी इतना हिम्मत हुई तुम पर पानी फेंका, वो भी इतना बुरा। विक्की चीढ़कर बोला, न्यू स्टूडेंट होगी जिससे पता नहीं, हमसे पंगा लेना मतलब रिग्रेट करने का मौका भी नहीं देना, और ये तो लड़की थी और मेरी हाथ से वो बच नहीं सकती। इतना बोल एक डेविल स्माइल करने लगा। वही विक्रम उस पॉकेट से सफेद चीज यानी कि ड्रग था वो निकालकर स्मेल करने लगा था। उसने बराबर उन तीनों की बात भी सुन रहा था। स्मेल करते हुए विक्रम ने बड़ी ही नशीली आवाज में बोला, आज के लिए कोई लड़की मिली। हेमंत ने बड़ी बेशर्मी से कहा, भाई लड़की मिल भी गई और वो भी वजिन। इतना बोल हंसने लगता है। विक्की अपनी सीने पर बेशर्मी से हाथों से मसलते हुए बोला, अरे हेमंत, जो मजा वजिन वाली लड़कियां से है वो किसी और में नहीं। जग्गू अपनी होठों पर काटते हुए, वैसे भाई की वजह से हमें थोड़ा बहुत मजे करने को मिलता है, हमारी अंदर की आग शांत हो पाती है। इतना बोल हंसने लगा, उसके साथ विक्की और हेमंत भी हंसने लगे। विक्रम नशे में ही बोला, अपनी अड्डे पर ही तो ले आए हो ना। हेमंत जल्दी से, जी जी भाई ले आई हूं। उसकी बात सुन विक्रम खड़े होते हुए, तो किसका इंतजार है, इतना बोल चलने लगा। उसकी बात सुन उसकी पीछे वो तीनों चलने लगे। वही दूसरी तरफ पंछी, सोमा और खुशी कार में बैठे थे, बीच में पंछी बैठी थी और दोनों उससे माना रही थी, बहुत कोशिश करने के बाद भी पंछी नहीं मान रही थी। तभी सोमा ने अपनी बैग से 2 चिप्स की पाक निकली और एक खुशी को और एक खुद के लिए। खुशी को चिप्स को देते हुए, ले खुशी तू ही खा, पंछी तो हमसे बात भी नहीं कर रही है। खुशी भी नाटक करते हुए, हाँ सोमा तू ठीक कह रही है, पंछी तो हमसे बात नहीं कर रही है तो हम ही खा लेते हैं। पंछी वो चिप्स की पॉकेट को देखते हुए अपनी होठ पर जीभ फेरने लगती है और जल्दी से दोनों की हाथों से चिप्स पॉप झपट लेती है, जिससे देख खुशी और सोमा देख हैरान हो गए। फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए दोनों ने पंछी की हाथों से चिप्स की पॉकेट लेने लगे, पर पंछी तो उस पॉकेट छोड़ ही नहीं रही थी। सोमा उस पॉकेट को लेते हुए, तू तो हमसे नाराज है तो फिर हमारी लाई हुई चिप्स कैसे खा सकती है। खुशी भी अपनी नाक सिकुड़ते हुए, हाँ सोमा से ही कह रही है, तुम ये नहीं खा सकती हो।
दोनों की बात सुन पंछी ने अपनी आंखें बड़ी किए खुशी और सोमा से चिप्स को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। जब दोनों ने चिप्स की पॉकेट नहीं छोड़ा तो अपनी छोटे नुकीली दांत दोनों की हाथों पर काट दिया, जिससे खुशी और सोमा ने जल्दी से वो पॉकेट को छोड़ दिया। पंछी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम दोनों मुझे जीत नहीं सकते, इतना बोल चिप्स खाने लगती है। वही खुशी अपनी हाथ को सहलाते हुए पंछी को घूरकर देखते हुए बोली, तू जंगली बिल्ली जैसी हरकत कर रही है। सोमा भी अपनी हाथ पर पंछी की दांतों की निशान को देखते हुए बोली, इसकी दांत की निशान देखकर लग रहा है किसी जंगली बिल्ली की दांतों की निशान है। पंछी जो बड़े चाव से चिप्स खा रही थी, खुशी और सोमा की बात सुन दोनों को घूरते हुए बोली, अगर तुम दोनों मुझे शरीफ से दे दिया होता तो ये जंगली बिल्ली तुम दोनों को नहीं कटा होता। चैप्टर 47। यार सच बोली, अच्छे से लिखती हूं पर कीबोर्ड उल्टा चलता है, जिस वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। पर अब से एक बार चेक करके ही अपलोड करूंगी। और हाँ, मुझे ना अपने बारे कुछ फनी कुछ बुरी अच्छी बातें शेयर करनी है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जरूर बताना। फिर आते हैं स्टोरी पर। तीनों ऐसे हंसते गाते रूठते मनाने और मस्ती करते हुए अपनी अपनी डेस्टिनी में चले गए। पंछी विला में आते ही सीधे अपनी रूम में चली जाती है और बिना फ्रेश हुए अपनी बेड में गिर जाती है। पंछी को कुछ ही पल हुई लेटी थी कि रूम का डोर नॉक हुआ। पहली बार डोर नॉक हुई तो पंछी ने ना उठी ना हिली, मानो जान ही ना हो जैसे लेटे हुई थी। पर टाइम के साथ साथ डोर का नोक तेज हो रहा था। ऐसे तेज तेज नोक होने पर भी पंछी का मजाल है जो उठ जाए। वही बाहर नोक कर रही सर्वेंट ने थक हार कर नीचे सीढ़ियों से नीचे आ गई और किचन में जाकर हेड सर्वेंट से कहने लगी, आशा ताई मेम साहब डोर नहीं खोल रहे हैं, मैंने कितने बार नोक किया फिर भी नहीं खुली डोर। उस सर्वेंट की बात सुन आशा ताई ने थोड़ा घबरा गई और उस सर्वेंट को लेकर फिर से पंछी की रूम की तरफ चले गए और फिर से बुला बुला कर नोक करने लगी। एक सर्वेंट ने आशा ताई को कहा, आशा ताई शायद मेम साहब बात ले रहे होंगे। आशा ताई उस सर्वेंट को देखते हुए बोले, रीना तू जो बोल रही है वही हो, बाद में आकर देखेंगे, चलो अब। आशा ताई की बात सुन सब ने हाँ में सर हिलाकर वहां से चले गए। वही शेखर अभी भी ऑफिस में था क्योंकि दोपहर की 3 बजे थे। पंछी का आज क्लास नहीं था, इसी वजह से उसने जल्दी से विला आ गई थी। शेखर अपनी केबिन में बैठा हुआ था और अपनी फाइल पर सिग्नेचर कर रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। शेखर अपनी फाइल पर देखते हुए दमदार आवाज में कम इन। तभी एक डोर ओपन करके एक लड़की अंदर आई। वो लड़की बहुत ही एरोगेंट वे में चलकर आ रही थी और उस लड़की ने भी नेक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिससे उसकी क्लीवेज रिवील हो रहा था और चेहरे पर मेकअप के साथ एक बड़ी मुस्कान लिए आ रही थी। लड़की आए और एक चेयर खींचकर बैठते हुए बोली, हेलो शेखर। ये बात उसने बहुत ही अट्रैक्शन के साथ कही थी। शेखर जो अब तक बहुत अपनी फाइल पर सिग्नेचर कर रहा था, जब किसी लड़की का ऐसे आवाज सुनी तो अपना सर उठा कर देखा। जब उसने सामने बैठी लड़की को देखा जो उससे बड़े ही लस्ट भरी नजरों से देख रही थी। शेखर जब उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें अगहरी हो गया और बिना भाव से डायरेक्ट सवाल किया, कुंशी तुम यहाँ? जी ये कुंशी ही थी। उस दिन शेखर को ड्रग्स देकर फायदा उठाने पर नाकामयाब होने की बात कुछ टाइम बाद उसने आज डायरेक्ट उसने शेखर की ऑफिस आ गई। शेखर की सवाल कुंशी ने इग्नोर किए बड़े ही सेक्सी आवाज में, शेखर क्यों तुम मुझे इग्नोर करते हो? फिर चेयर से खड़े होकर अपनी दोनों हाथ को डेस्क पर रखकर थोड़ा झुककर, क्या तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकती? मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, गिव मी वन चांस। कुंशी की झुकने से उसकी क्लेवीज शेखर की सामने अच्छे से शो हो रहा है, पर शेखर बिना भाव से बस कुंशी की चेहरे को देख रही थी जिसमें शेखर के लिए लस्ट नजर आ रहा था। इतना बोलने की बाद कुंशी ने शेखर की चेयर के पास जाकर खड़ी हो गई और अपनी हाथों से शेखर चेहरे पर छूने के लिए बढ़ने लगी। पर जैसे ही उसने शेखर को छू पाता उतने में केबिन की अंदर अजय अपनी कुछ बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ गया। उस वजह से कुंशी की हाथ हवा पर ही रह गया और सीधे खड़े हो गई और अपनी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए, ये क्या बदतमीज है, इस तरह से अपनी बॉस की केबिन में बिना नॉक किए आ गए।
कुंशी की गुस्से भरी बात को अजय ने इग्नोर किया और अपनी साथ आए बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए, मिस विश्नोई को जल्दी से अपनी जगह दिखा दो, तुम्हारे पास बस 5 मिनट की वक्त है। उन दोनों ने जैसे ही अजय की मुंह से ऑर्डर, वो भी इतना धमकी भरी आवाज में सुना तो अंदर से ही हिल गई और बिना वक्त गवाए कुंशी को पकड़ने के लिए जाने लगे। कुंशी उन दो बॉडीगार्ड को अपनी पास आता देख शेखर को देखते हुए अपनी सहमी आवाज में रू शेखर, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड मेरे पास क्यों आ रहा है? ये क्या तरीका है? शेखर अपनी चेयर पर उठते हुए तिरछी मुस्कान के साथ, मिस विश्नोई को अपनी सही जगह दिखा दो। फिर अजय को देखते हुए, मुझे अपनी केबिन की हर एक चीज चेंज चाहिए, वो भी आधे घंटे पर। इतना बोल केबिन से निकल गया। वही कुंशी शेखर को जाता देख बस पीछे से चिल्ला रही थी, शेखर तुम ऐसे मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। रुको शेखर। कुंशी बस चिल्लाती हुई रह गई, पर शेखर अपनी गुस्से लिए चेहरा वहां से चला गया। वही शेखर की जाने की बाद कुंशी को दो बॉडीगार्ड घसीट कर ले गए। वही कुंशी चिल्ला रही थी। उसकी बाद शेखर की केबिन को बाकी बॉडीगार्ड ने चेंज कर रहे थे। वही शेखर ऑफिस की टॉप फ्लोर पर चला गया और माहेश्वरी अंपार का सबसे टॉप फ्लोर में पूरा किसी 7 स्टार होटल में बने रूम्स की तरह था। शेखर उस फ्लोर पर जाकर अपनी ब्लेजर को निकाल फेंक दिया और अपनी टाइट की नॉट खोल कर सीधा वॉशरूम चला गया। शेखर को लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं है, पर पंछी के अलावा ना वो किसी लड़की को खुद की करीब ना आने देता है और ना ही आंख उठाकर देखना पसंद करता है। क्योंकि शेखर को जिसकी इतनी जार था वो लड़की पंछी सा गई थी, अब उससे किसी भी लड़की से कोई मतलब नहीं। शेखर फ्रेश होकर न्यू बिजनेस सूट पहनकर रेडी होकर टॉप फ्लोर से नीचे अपनी केबिन में आया। तब तक शेखर की केबिन भी चेंज होकर न्यू डेस्क चेयर एवरीथिंग नया आ गया था, एवन काउच पोर्ट्रेट सब कुछ। वही अब दोपहर से बीतते टाइम के साथ वक्त बीत रहा था और ऐसे ही शाम हो गया और शेखर भी अब ऑफिस से काम खत्म किए चला गया। वहीं नीचे अजय कार रेडी करके शेखर की वेट कर रहा था। वही शेखर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से नीचे चला गया और अपनी प्राइवेट पार्किंग एरिया में चला गया। वहां पर अजय उसका वेट कर रहा था और उसका आता देख अजय ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया तो शेखर ने जाकर करीब बैठ गया और अजय आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसके साथ कार ड्राइवर ने अंपार से निकलकर सड़कों पर दौड़ाने लगा। उनकी पीछे दो बॉडीगार्ड की गाड़ी चल रही थी। कुछ ही टाइम पर शेखर की कार विला के अंदर आ गया। कार रुकते ही अजय कार से बाहर निकलकर बैक सीट की डोर ओपन किया। शेखर बाहर आया और कुछ इशारा किया जिससे समझ अजय ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वहां से शेखर विला के अंदर चला गया। विला के अंदर आते ही उसने देखा कि आज पंछी का ना शोर है ना हलचल, यहाँ तक एक भी फीमेल सर्वेंट भी नहीं था, जबकि पंछी रोज हॉल की लेड टीवी के सामने अपनी फेव कार्टून शो देखती रहती होती है। पर आज तो पूरा विला नील बट्टे सन्नाटा। पर ज्यादा ना सोचते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपनी रूम की तरफ चला गया। जब वो अपनी रूम के पास पहुंचा तो देखा तो सारे सर्वेंट उसकी ही रूम की बाहर खड़े हुए थे। शेखर ये देख एक पल पंछी को कुछ हुआ तो नहीं, ये सोचकर उसके दिल में एक तेज दर्द सा महसूस हुआ। फिर अपनी कदम बढ़ाते हुए अपनी रूम के पास गया। जब सारे सर्वेंट ने शेखर को देख तो एक तरफ हो गए। तभी शेखर ने हेड सर्वेंट से अपनी बिना भाव लिए पूछा, क्या हुआ आप सब यहाँ? ये सब शेखर पूछते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर दिल के अंदर से एक डर तो था पंछी को लेकर। शेखर की पूछने पर सर्वेंट हेड ने आगे आकर कहा, रुद्रा बाबा, वो पंछी बेबी ने जब से आई है तब से बाहर नहीं आए और तो डोर भी नहीं खुली है। शेखर का अब थोड़ा भाव बदला, कहीं कुछ हुआ ना हो सोचकर आशा की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से वाले भाव से बोला, अगर तब से डोर नहीं खोल रही थी तो मुझे किसने कॉल करके बताया क्यों नहीं? शेखर की गुस्सा देख कोई कुछ नहीं बोला और शेखर ने जल्दी से डोर में पासवर्ड डालकर ओपन किया। क्योंकि शेखर का विला हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और हर रूम में पासवर्ड ही लगा था। शेखर ने डोर खोल अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। उस मास्टर रूम की मास्टर बेड पर पंछी आराम से बिना कोई टेंशन से दुनिया जहां की परेशानी से दूर आराम से सोई हुई थी। ये देख सभी सर्वेंट तो हैरान रह गई। बाहर वो सब परेशान हुए थे और अंदर उनकी मेम साहेब सोई हुई थी। सब ने एक दूसरी की तरफ देखा फिर वहां से चले गए। चैप्टर 48 वो मॉम की क्रश हुआ करते थे।
शेखर पंछी के पास बेड की तरफ आया और बेड में अपनी ब्लेजर रख पंछी की छोटा सर जो तकिए के नीचे जो था उसे निकाला और पंछी की चेहरे पर आए बाल को हटाकर पंछी की छोटू सा गुलाब की पंखुड़ी के से चेहरा को निहारने लगता है। कुछ वक्त हुआ ही था कि शेखर ने पंछी होठों पर हल्की किस किया। तभी पंछी ने थोड़ा कसम साते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खुली। जब पंछी आपने आंखें पूरी तारीखे से खोलकर देखी तो सामने शेखर अपनी प्यार भरी नजरों उसे ही देख रहा था। पंछी अपनी गहरी पलकें झपकाते हुए शेखर को देखने लगा और धीरे धीरे से अपनी कान से लिमिटेड एडिशन की ब्लूटूथ निकल ली और अपनी निचले होठों को काटने लगती है। वही शेखर जब पंछी की कानों से ब्लूटूथ निकालता देखा तो समझ जाता है कि इतना डोर नॉक करने पर भी क्यों नहीं उठ रही थी। पंछी को उठाकर शेखर अपनी गोद में बैठाते हुए बात प्यार से बोला, बच्चा तुम बिना चेंज किए क्यों सो गई। शेखर बोलते वक्त पंछी की हाथों से ब्लूटूथ लिए नाइट स्टैंड पर रख देता है। शेखर की बात सुन पंछी अपनी नाक शेखर की सीने पर रब करते हुए बोली, हनी मैं थक गई थी इसलिए सो गई थी। पंछी ने अपनी अलसाई हुई आवाज में बोली। शेखर ये सुन उसकी फोरहेड पर किस किया, फिर बेड से पंछी को लिए उठा और सेडेक्टिव आवाज में, बेबी लेट्स टेक अ हॉट बात इतना बोल पंछी को लिए वॉशरूम चला गया है। वही दूसरी तरफ खुशी फोन पर गुस्से से कुकी को डांट रही थी। दूसरे तरफ से कुकी उसकी डांट सुन रही थी। देख कुकी, कल एक दिन उसकी बाद वीकेंड है, उसमें तू नहीं आई तो मैं तुझे लेने चली जाऊंगी। खुशी ने गुस्से में बोल रही थी। कुकी उससे समझाते हुए, देख डार्लिंग अगर तूने इस तरफ गुस्से करती रहेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और कहीं तेरी इस गुस्से से पूरा फ्लैट ना उड़ जाए। खुशी कुकी की इस बात सुनकर शांत हो जाती है, फिर शांति भरी आवाज में, देख कुकी क्लासेज शुरू हो गई है। और क्या मामी तुम्हें वहां पर इतने दिन कैसे रख लिए। कुकी उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए, तेरी मामी मुझे भागा रही है पर मैं हूं जो जंग की तरफ चिपकी हुई हूं। खुशी उसकी बात सुन तिरछी मुस्कान लिए बोली, अच्छा अब तुम आए हो पहाड़ के नीचे। खुशी की बात सुन कुकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी जीभ को दांतों तले दबा दिया। कुकी और खुशी से डांट नहीं सुनना चाहती थी इसलिए उसने जल्दीबाजी में बोली, पापा खुशी मुझे मम्मी बुला रही है मैं जा रही हूँ, ओक बाय बाय बाय। कुकी ने खुशी को बोलने का मौका दिए बिना ही खुद बोलकर कॉल कट कर दी। वही खुशी तो बस अपनी मोबाइल को घूरने लगती है। तभी पीछे से आवाज आए, ऐसे मोबाइल को घूरने से वो मोबाइल से बाहर नहीं आ जाएगी। ये दयांश था जो कब से खुशी को कुकी से बात करते हुए देख रही थी। खुशी की बैक साइड दयांश की तरफ ही था जिस वजह से खुशी ने देख नहीं पाई थी। खुशी उसकी तरफ मुड़ी और दयांश को अपनी छोटी छोटी आंखें किए देखते हुए बोली, तुम हर दिन अपनी मुंह उठाए मेरे घर आ जाते हो। खुशी की ऐसे बात से दयांश का मुंह बन जाता है और अपनी नाराजगी जताते हुए, जब तुम मुझसे शादी करके मेरी घर आओगे और हमेशा मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे ना, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। खुशी दयांश को एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे वॉशरूम के अंदर चली गई। वही दयांश खुशी की ऐसे बिहेव से हैरान था, बिना कुछ कहे चली गई ये देख जाकर बेड पर लेट गया। वही दूसरी तरफ पंछी और शेखर फ्रेश होकर बाहर आए। पंछी अब तक शेखर की गोद में थी। शेखर पंछी को आपने बाहों में लिए क्लोजेट में चला गया। पहले पंछी को नाइट सूट पहना दिया, फिर खुद कैजुअल कपड़े पहनकर पंछी को लिए क्लोजेट से निकलकर बाहर आए और रूम से बाहर आए और नीचे आ गए। सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर पंछी को आपनी अच्छे बिठाकर खुद भी बैठ गया। फिर एक सर्वेंट ने आकर खाना सर्व किया तो पंछी को शेखर ने अपनी हाथों से खाना खिलाया और खुद भी खाने लगी। वही महेश्वरी पैलेस पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, खाना खा रहे थे। कहने को तो सबको टेबल मैनर्स के बारे में पता था, पर जब फैमिली के साथ सब डाइनिंग टेबल पर प्रेजेंट हो तो खाते टाइम भी एक दूर के साथ खाते हुए भी बात कर रहे हैं। पूरी डाइनिंग टेबल पर हंसी ठिठोली से भरा पूरा था। सब लोग बैठकर खा रहे थे तो सर्वेंट सर्व कर रहे तो सब एक साथ ही खाना खाते हैं। अरे सुहाना बहू, कल तो आदित्य की घर से उसकी दादी और माँ आ रहे हैं ना, महेश्वता जी ने कहा। सुहाना जी अपनी सास को देखते हुए बोली, हाँ माँ जी वो लोग यहाँ आ रहे हैं, सब एक साथ ही तय करेंगे। संगीता जी चेहकते हुए बोली, दीदी कल नीलिमा आ रही है, क्या आदि भी आएगा। संगीता जी की बात सुन सोमा अपनी मम्मी को देखते हुए, मम्मी आप तो दी से भी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो।
बात क्या है? सोमा की बात पर अनुता शर्मा गई। संगीता जी अपनी बेटी की तरफ घूर कर देखा और फिर बोली, सोमा बेटा तुमको क्या शर्म नहीं अपनी माँ की साथ इस तरफ चिढ़ाते हुए? मॉम आप ही तो हो जो दीदी की ससुराल वाले आने की बात सुन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो, मैंने पूछ लिया तो क्या ही गलत कर दिया? सोमा ने शरारती आवाज में बोला। संगीता हल्की गुस्से से चुप बदमाश। सुहाना जी अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए, सोमू बेटा अपनी मॉम से कौन ऐसा बात करता है, तुम दिन ब दिन शरारती होती जा रही हो। बड़ी मॉम आपको पता है मम्मी ने एक बार बोला था कि जो आदि जीजू का पापा है वो मॉम की क्रश हुआ करते थे, कहीं मम्मी इसलिए तो खुश नहीं है ये पता लगाने के लिए बस मैंने कहा आप तो मुझ पर ही गुस्सा हो रहे हो। सोमा की बात सुन आकुश जी जो पानी पी रहे थे वो उनकी गले में अटक गया और वो बुरी तरफ खांसने लगे। और सब कोई तो सोमा की बात सुन कभी संगीता तो कभी सोमा को देखते रहे। उतने में नवम जी ने जल्दी अपनी भाई की बैग को सहलाने लगते हैं। सोमा ने अपनी पापा को अजीब तरीके से देखते हुए बोली, पापा आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं हो जैसे आपको पता ही नहीं। आप भी तो नीलिमा आंटी की दाएं हॉट फैन थे और ये सब तो आपने ही तो अपनी सीक्रेट बताया था। अंकुश जी आपने की बात सुन सर पीट लिए और अपनी अटकते हुए आवाज में, बेटा अब तुमने उससे सीक्रेट कहाँ रखा है? अंकुश जी की बात सुन संगीता जी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, आप कभी मुझे आपने कुछ सीक्रेट तो नहीं बताया पर आपने सोमा को सब कुछ बता रखा है। सुहाना जी अपनी बहन को रोकते हुए, संगीता क्या तुम अब अंकुश को सजा दोगे इस बात पर कि तुझे वो कुछ नहीं बताया है इसलिए? अरे संगीता बहू तुम इस नालायक को घर से निकल दे ये अच्छा रहेगा। महेश्वता जी ने अपनी बहू की तरफ लेते हुए कहा। अंकुश जी अपनी मां को नाराजगी से बोले, मां क्या आप मेरी बीवी से झगड़ा कराना चाहते हैं? चैप्टर 49 पंछी और शेखर की शादी की बात। आपनी बेटे की बात सुन महेश्वता जी ने अपनी मुंह सिकुड़ते हुए बोली, मैं कहाँ कुछ कर रही हूं जो तू मुझे बोल रहा है? तू तो पहले से यूजलेस है। अंकुश जी अपनी मां की बात सुनकर बच्चों जैसे अपनी पैर पटकते हुए आपने पापा को देखते हुए, पापा जी देखिए ना मां मेरी मजाक उड़ा रही है। देखो भाई जिससे जो करना है करो पर मुझे बीच में मत घसीटो नहीं तो तुम लोगों की चक्कर में मुझे लेने की देने ना पड़ जाए। नारायण जी ने खुद को बचाते हुए कहा। आपनी पापा का बात अंकुश जी का मुंह बन जाता है और नवम जी हंसते हुए, अरे छोटे पापा तो पहले से माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाते और अब तू उनको अपनी तरफ करने के सोच रहा है। से ही बोला आपने भाई, जब बचपन में माँ डांटा करती थी पापा कुछ भी नहीं बोलते थे ये डर से कि कहीं उनको डांट के साथ डंडा खाने को न पड़ जाए। अंकुश जी अपनी पापा नारायण जी तरफ देखकर बोले। उनकी बात पर नारायण जी बस उन्हें घूरते रह गए पर बोले कुछ नहीं। सोमा ने हंसते हुए, मतलब कुछ भी हो घर की शेरनी दादी माँ ही है। उसकी बात पर सब हंसने लगे तो दादी झेप गई। दादी सबको अपनी आंखें दिखाते हुए, अगर तुम सब अभी चुप नहीं हुए तो सबको लाइव शेरनी को देखने को मिलेगा। ऐसे ही हंसी खुशी खाना खा रहे थे उसकी अपनी अपनी रूम में चले गए। सुबह की वक्त महेश्वरी पैलेस में हर दिन की तरफ आज भी सुहाना जी आरती गा रही थी और संगीता जी आरती कर रही थी और उनके पीछे दादाजी और दादी माँ थी। पूरे पैलेस में सुहाना जी की गाने की गूंज जा रही थी। वहीं तभी नवम जी और अंकुश जी भी आकर उसके साथ शामिल हो गई। थोड़े वक्त बाद आरती खत्म हुआ और सबको संगीता जी आरती दिए। फिर सब कोई हॉल में आ गए और बैठ गए। जब से शेखर ने महेश्वरी अंपायर संभाला था तब से अंकुश जी और नवम जी ऑफिस नहीं जाते पर जब जब जरूरत हो तब वो अपनी अपीयरेंस दे देते हैं। वही सब हॉल में बैठकर चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। दादी माँ सबको देखते हुए अपनी गला साफ करते हुए, हुन हुन उनका इतना करने से सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। दादी माँ ने सबको अपनी तरफ अटेंशन मिलता देखा, थोड़ी हिचक के साथ वो में क्या कह रही थी कि हाँ माँ आप बोलिए ऐसे भी क्या बात है जिससे आप इतना हिचकिचा कर बोल रही है? अंकुश जी बीच में कूदते हुए बोले। महेश्वता जी अपनी बेटे की बात सुन चीढ़कर, बेवकूफ तू अगर अपना 6 फीट का जुबान बीच में नहीं लता तो मैं अपनी बात बोल गई होती। अगर इस बार बीच में बिना सुने कूदा तो समंदर पर फेंक दूंगी।
अपनी माँ की मुंह से खुद के लिए इतना लंबा डांट सुनकर अंकुश जी की मुंह बन जाता है और अपनी पापा जी और भाई को देखने लगते हैं। नवम जी और नारायण जी उससे देख लाचारी से अपनी कांधे उचका देते हैं। वही संगीता जी अपनी मुंह दबाकर हंस रही थी तो सुहाना जी बस लाचारी से अंकुश जी को देखने लगते। माहेश्वता जी अपनी मुंह सिकुड़े, अब अपना मुंह मत बनाओ और मेरे बात सुनो। उनकी बात पर सब नॉर्मल होकर उनको देखते हैं। तो माहेश्वता जी ने आगे बोले, कुछ ही वक्त है आनुता की शादी के लिए, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना शेखर और पंची की शादी कर दे। उनकी बात पर कोई कुछ कहता पीछे से सोमा और आनुता एक साथ क्या। तो सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। सोमा जल्दी से नीचे आए और उसकी पीछे आनुता भी आ गई। सोमा सबकी सामने खड़ी होते हुए बोली, दादी माँ आप क्या बोल रहे हो? भय और पंछी की शादी ये कैसे पॉसिबल है? सोमा की ऐसे सवाल पर सब ने उससे एक साथ उससे अजीब नजरों से देखते हैं। फिर सुहाना जी सोमा की तरफ देखकर, बेटा क्या तुमने नहीं कहा था कि पंछी और शेखर एक दूसरे की साथ में है? हाँ बड़ी मम्मा मैंने कहा था, पर आप तो अभी से शादी करने की बोल रहे हो। सोमा ने थोड़ी चिंता जताते हुए बोली। संगीता जी अपनी बेटी को समझाते हुए, बेटा तुम समझो थोड़ा, अगर शादी हो गया तो पंछी का आनुता की शादी की सारे रिचुअल्स पूरे हक से करेगी। हाँ तो मॉम मेरी फ्रेंड्स की तौर पर भी तो कर सकती है ना। सोमा ने भी उनको समझा कर बोली। दादी माँ ने सोमा की तरफ देखकर, बेटा क्या प्रॉब्लम है अगर पंछी और शेखर की शादी हो जाए तो? दादी माँ पंछी की पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, वो यूरोप पर है और उनकी बिना शादी कैसे पॉसिबल है? एंड अभी तो उनको पंछी का भाई की साथ रहते हैं ये भी नहीं पता होगा। सोमा ने अपनी माथे की सिलवट लाते हुए कहा। सोमा की बात पर सबकी माथे पर बल पड़ जाता है। नारायण जी गहरी सांस लेते हुए, सोमा बेटा भी सही कह रही, ऐसे बिना पूछे पंछी की शादी कर देना सही तो नहीं होगा। नवम जी भी अपनी पापा जी की बात पर सहमत होकर, माँ पापा जी और सोमा बेटा सही बोल रहे हैं। पंछी की पेरेंट्स की बिना बोले शादी कर देना सही नहीं होगा। दादी माँ ये सुन उदास हो जाती है। अपनी उदासी भरी आवाज में, जैसे तुम सबको ठीक लगे, मैं बस ये चाहती थी कि दोनों की कोर्ट मैरिज करा देते और ये बात अपनी की बीच रहता, जब पंछी की पढ़ाई खत्म होता तब हम ग्रैंड मैरिज करवाते। इतना बोल दादी माँ उठ जाती है। तभी सुहाना जी अपनी सास की दुखी चेहरा देखकर उठकर उनके पास जाकर, माँ आप परेशान मत हो, हम इस बारे में शेखर से बात करूंगी और अब तो वो पंछी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, तो उनकी शादी होनी तो पक्की है, आप उदास मत होइए। माहेश्वता जी अपनी बहू की मुंह से यह बात सुन फीकी मुस्कान देकर अपनी कमरे में चले जाती है। सबको माहेश्वता जी को उदास देख बुरा लग रहा था, पर कर भी क्या सकती थी। फिर हॉल में मौजूद सबको देखकर सोमा ने कहा, वैसे खुशी और पंछी दोनों कजन सिस्टर है, अगर आप लोग उनसे बात करो तो हो सकता है। सोमा की बात पर संगीता जी उसके पास आकर उसकी बाहों पर हल्का थप्पड़ मार के, ये बात तुझे अब बोलना था, उतना टाइम नहीं बोल सकती थी। देखा ना माँ कितना उदास हो गई है। सोमा अपनी बाहों को सहलाते हुए, क्या माँ अपनी जवान बेटी पर हाथ उठती हो, और रही बात बोलने की तो अब बताने के लिए उठना टाइम नहीं, बोली। तभी कोई कुछ कहता आनुता ने सीरियस होते हुआ बोली, कुछ करने से पहले भाई से बात कर लेना, नहीं तो जब उनको पता चलेगा ना उनका गुस्सा से ये पैलेस दब जाएगा। अंकुश जी आनुता की बात पर राजी होते हुए, हाँ हाँ आनु बेटा सही कह रही है, उसको बोलकर जो करना है करना, नहीं तो उसका गुस्सा किसी नर्क की देवता से भी कम नहीं है और मुझे उसकी गुस्से से जलकर भस्म नहीं होना। लास्ट लाइन अंकुश जी थोड़ा डरते हुए बोले। सब ये बात पर हाँ कर दिए क्योंकि शेखर की गुस्सा शिव जी की रुद्र अवतार की समान है। सब लोग ऐसे ही बात करने लगे कि तभी सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए। सब लोग को डाइनिंग हॉल में जाने का बोला। सुहाना जी अपनी सास के पास उनको बुलाने चली गई। चैप्टर 50। वही भारद्वाज मैंशन में सब कोई बैठे थे डाइनिंग टेबल पर नीलिमा जी की पति अहित जी और आदित्य नहीं थे। आदित्य तो सुबह ही ऑफिस चला गया और अहित जी तो अब फैमिली साथ ब्रेकफास्ट तो दूर मिलना जुलना बंद कर दिया है। माँ आज हमें माहेश्वरी पैलेस जाना है, आपको याद है ना? नीलिमा जी अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा। शोभना जी नीलिमा जी की बात का जवाब देते हुए, हाँ बेटा मुझे याद है, आज जाना है। और तुम सब तैयारी तो कर लिया है ना? नीलिमा जी अपनी सर हिलाते हुए, हाँ हाँ माँ।
सब तैयारी हो गई है। इतना बोलने की बाद सब ब्रेकफास्ट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शेखर की विला में पंछी और शेखर अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शेखर अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था, वही पंछी शेखर से दूर जाकर बैठी थी और घूरकर शेखर को ही देख रही थी। घूरे भी क्यों ना, बेचारी कितना अच्छा सोई हुई थी और शेखर उसे उठाकर बाथटब पर फेंक दिया था। शेखर चेयर से उठा और पंछी को बिना देखे, तुम्हारी ब्रेकफास्ट हुआ। पंछी तो सुबह से शेखर की ऊपर चिड़ी हुई थी। शेखर की बात सुन चिढ़कर उठ गई और वहां से बिना बोले चली गई। शेखर बस उससे देखता रहा, फिर उसकी पीछे रूम में आ गया। रूम में पंछी रेडी होकर बैग पैक लिए थी। शेखर ज्यादा ना सोचते हुए पंछी के पास गया और उसको पकड़कर वॉल पर लगा लिया, जिससे पंछी की हाथों से बैग छूट गया और शेखर की कमर पर पंछी की नाजुक ही हाथ चला गया, जिससे शेखर की अचानक की मूव की वजह से उसमें पकड़ कस गया। शेखर पंछी को वॉल पर लगाकर बिना देरी किए पंछी की होठों पर अपनी होठ रख दिया और पैशन के साथ डीप किस करने लगा। वही पंछी की आंखें शेखर की ऐसा करने से डर से बंद हो गया और अपनी हाथ उसकी शर्ट पर कस गई। वही शेखर की विला की बाहर एक कार आकार रुकती है और उसमें एक लड़की लगभग 24 साल की होगी, कली हल्के गोल्डन हेयर था। बैक डीप ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उस ड्रेस में उसकी गोरी बैक बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था और पैरों में हाई हील पहन रखी थी और बड़े बड़े ग्लासेस लगा रखी थी। उस लड़की ने अपनी फेस पर मेकअप लगाई थी। वो लड़की काम बिल्कुल ब्रांडेड शोरूम लग रही थी। वो लड़की कार से उतरकर डायरेक्ट विला की अंदर आने लगी। वही काम कर रहे थे सर्वेंट उस लड़की को देखा तो सबका मुंह बिगड़ जाता है। उसे देख एक सर्वेंट ने अपनी मुंह बिगाड़ते हुए, देखो तो माधुरी, आज इस घर में भूचाल अपनी दो पैर में कैसे चलते हुए आ रही है। उसकी बात सुन माधुरी हंसते हुए, अरे रीना, तुझे भूचाल लग रही है, मुझे तो अपनी आंखों में कुछ और लग रही है। रीना, अजीब सी शकल बनाकर तुझे क्या लग रहा है, जरा मुझे तो भी बता। माधुरी ने रीना की कंधे पर अपनी कोहनी टीका कर, अरे मेरी सुंदरी, तूने बाकी दिन में और आज की दिन में फर्क नहीं देखा। आज सर के साथ मेम भी है। रीना बड़ी सी स्माइल लिए बोली, मतलब आज भूचाल की ऊपर सुनामी आने वाली है। माधुरी ने हंसते हुए, हाँ मेरी रीना जी। दोनों ऐसे ही बात कर रही थी कि हेड सर्वेंट आशा ताई आए और दोनों की सर पर एक एक थप्पड़ लगा कर, अब बहुत हुआ तुम्हारी गॉसिप, अगर इसने सुन लिया तुम दोनों की बात तो कहीं तुम दोनों की ऊपर भूचाल और सुनामी एक साथ ना आ जाए। आशा ताई की बात सुन दोनों हड़बड़ा जाती है और दोनों अपनी मुंह पर हाथ रख वहां से भाग जाती है। तभी वो लड़की वहां आए और अपनी ग्लासेस निकलकर बड़ी एटीट्यूड से आशा ताई से बोली, शेखर कहाँ है। ये सब आशा ताई को बिना देखे बोल रही थी। आशा ताई शांतिपूर्वक बोली, रिद्धि बेटा, वो अभी अपनी रूम में है, आप बैठो, मैं बुला देती हूँ। वो लड़की रिद्धि आशा ताई की बात सुनकर मूड कर आशा ताई की तरफ देखकर बड़ी घमंड के साथ, एक्सक्यूज मी, मैं कोई आपकी बेटी नहीं हूँ, खुद को मेरी पेरेंट की जगह देने की जरूरी नहीं है। आशा ताई उसकी बात सुनकर बुरा तो लगा पर अपनी इमोशन को कंट्रोल करके, माफ करिए मेम साहेब। रिद्धि अपनी ग्लासेस लगाते हुए, अंडरस्टैंड वेल एंड मैं खुद शेखर की रूम पर चली जाऊंगी। इतना बोल अपनी हाई हील से टक टक किए वहां से चली जाती है। रिद्धि की जाते ही आशा ताई अपनी मुंह सिकुड़े बड़ी आई, पापा की पारी, मुझे बताने वाली हूं। तभी पीछे से रीना की आवाज आई, क्या हुआ आशा ताई, किसको कोस रही हो। रीना की आवाज सुन आशा ताई झेप गई तो वही रीना और माधुरी मुंह दबाए हंस पड़ी तो आशा ताई ने बस उनको अपनी आंखों से घूरे तो दोनों चुप हो गई। फिर सब अपनी अपनी काम पर चली गए। वही शेखर की रूम में पंछी और शेखर अब तक किस किए जा रहे थे कि तभी उनकी डोर नॉक होता है। पर शेखर को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था, उससे तो पंछी को किस करने में इस कदर खोया हुआ था कि उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पंछी को बरोबर आवाज सुनाई दे रही थी। पंछी ने अपनी हाथ शेखर की सीने पर रख खुद से दूर करना चाहा, पर शेखर की पकड़ ऐसे कसी थी कि इसे उसने थोड़ा ढीला छोड़ा तो पंछी उससे दूर हो जाएगी। पंछी को महसूस हुआ कि शेखर उससे छोड़ने की नामन ही ले रहा तो पंछी ने शेखर की होठों पर अपनी दांतों से जोर से काट लिया, जिससे न चाहते हुए भी शेखर को पंछी को छोड़ना पड़ा। जहां शेखर की छोड़ने पर पंछी अपनी सांस को काबू कर रही थी तो वही शेखर अपनी होठों पर अपनी रफ उंगली से छूता है तो पाया हल्के हल्के खून रिस रहा था।
पंछी ने जब देखती है उसकी काटने पर शेखर की होठ पर खून रिस रहा है, तो पंछी शेखर के पास आकर अपनी नम आंखों से शेखर की होठों पर अपनी पतली मुलायम उंगली से ब्लड को साफ करने लगी। शेखर पंछी को इतना इमोशनल होता देख वो भी खुद की दिए गए चोट को लेकर तो शेखर ने पंछी को अपनी बाहों में भर देती है। शेखर अपनी नर्म आवाज में स्वीट हार्ट डोंट बी सैड आई एम फाइन, ये सुन पंछी शेखर की सीने पर सर छुपा ली। दोनों की प्यार भरा टाइम बीत रहा था कि फिर से डोर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुन पंछी शेखर से दूर हो जाती है तो वही शेखर चिढ़ जाता है। फिर शेखर झल्लाकर डोर ओपन करने जाता है। शेखर जब डोर ओपन करता है तो सामने खड़ी लड़की को देख शेखर की आंखें सर्द हो जाता है। चैप्टर 51। जहां शेखर की आंखें रिद्धि को देख सर्द हो गया था वही रिद्धि की आंखों में चमक थी। शेखर अपनी कोल्ड आवाज में शंभू शेखर ने अपनी कोल्ड आवाज में इतना जोर से शंभू नाम लिया था कि सामने खड़ी रिद्धि की जिस्म से रूह तक निकलने को हो रहा था और डर से रिद्धि की कदम 2 कदम पीछे को हो गई। पंछी जो खुद को ठीक किए शेखर की पीछे आ रही थी वही शेखर की आवाज सुनकर डर से शेखर की कमर पकड़ लेती है। तभी एक लड़का शेखर की रूम के पास आ गई, शायद वो शंभू ही था। शंभू आकर शेखर सामने सर झुकाकर डरी हुई आवाज में सर, वो बस इतना ही बोल पाया क्योंकि शेखर की आंखें गुस्से से लाल हो गया था। शेखर अपनी दांत पीसते हुए शंभू को बोला, क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आई जो अब तुम सो रहे थे? शंभू शेखर की बात सुन तरबतर हुए जा रहा था और उसकी मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा था। शेखर उसकी चुप्पी से और ज्यादा उबल जाता है और अपनी गुस्से भारी आवाज में, क्या तुमको दिन में नींद के साथ जुबान भी खिंच गया है जो बोल नहीं फूट रहा है? शेखर की बात सुनकर शंभू जल्दी से डर के साथ बोला, सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये बोलते वक्त शंभू का जुबान लड़खड़ा रहा था क्योंकि शेखर को गलती करने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही वैसे लोगों को अपने आसपास रखता था। शेखर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उससे अपनी पीछे डरी सहमी पंछी का भी ख्याल नहीं रहा। वही रिद्धि जो इतनी एटीट्यूड से आई हुई थी उसकी तो हवाएं उड़ी हुई थी। शेखर शंभू की तरफ देखकर, इस लड़की मेरी घर पर क्या कर रही है? शेखर ने रिद्धि की तरफ दिखाते हुए बोल रहा था, वो भी चबा चबा के बोल रहा था। शंभू एक नज़र रिद्धि की तरफ देखकर फिर शेखर की तरफ अपनी सर झुकाकर, सर हमने मिस रॉय को बहुत कोशिश की रोकने की पर इन्होंने जबरदस्ती आ गई ये बोलकर कि मिस रॉय को आपने इनवाइट की है। तभी रिद्धि अपनी हड़बड़ी आवाज में, नहीं शेखर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस। रिद्धि इतना बोली थी कि शेखर ने बीच में रोकते हुए शंभू से बोला, इसको मेरी सामने से निकालो और आइंदा से मुझे ये मेरी विला के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। शंभू को ऑर्डर देते हुए, तुम सबको शायद अपनी काम करने की तरीका भूल गए हो, इसलिए आज सब तुम सब लगभग 2 महीने के लिए ट्रेनिंग बेस में अपनी ट्रेनिंग के लिए। तभी रिद्धि ने चिल्लाते हुए बोली, रुशेखर ये तो तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी दोस्त की बहन हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रिद्धि ने लगभग अपनी अंदर डर को छुपाते हुए बोली। शेखर ने गुस्से से उससे घुरा तो रिद्धि अंदर तक कांप गई और एक नज़र शंभू को देखा तो शंभू ने जल्दी से अपनी साथ आए बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया तो बॉडीगार्ड ने रिद्धि को खींचते हुए ले जाने लगे। वही रिद्धि बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुआ चिल्ला रही थी। वही उससे ले जाते हुए देख आशाताई ने एक नफरत भरी मुस्कान दिया, जिससे देख रिद्धि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पर सुंदर नारी अबला नारी क्या ही कर पाती, उसको इतना हटे कट्टे बॉडीगार्ड जो पकड़ रखा था, बस वो चिल्ला ही सकती थी, वो वही ही कर सकती थी। ये तो अच्छा है कि पंछी शेखर की पीछे होने के कारण पंछी को देख नहीं पाए, नहीं तो पता नहीं गुस्से में तो पागल हो ही जाती। शेखर का रूम रिद्धि की ले जाने की बाद शेखर पंछी की तरफ पलट जाता है तो पंछी तो डर से कांप रही थी। ये देख शेखर का जो गुस्सा परवान चढ़ा हुआ था वो घबराहट ने ले ली थी। शेखर ने पंछी जल्दी से अपनी बाहों की घेरे पर लेकर पंछी को शांत करता है। पंछी तो पहले से बच्चों माइंड की थी ही, पर उसका दिल भी कमजोर था, जिस वजह से किसी का गुस्से देख ले या फिर गुस्सा उसकी ऊपर करे तो उससे डर से कांप जाया करती थी और बात को भूल नहीं पाती, साथ ही साथ सोने में भी प्रॉब्लम भी होती है। पंछी शांत न होता देख शेखर अपनी ब्लेजर को खोलकर काउच पर रख देता है।
और पंछी को अपनी साथ लिए बेड पर लेटा देता है और खुद पंछी को अपनी बाहों में लिए उसकी बाल सहलाते हुए कॉल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ महेश्वरी पैलेस पर आदित्य की फैमिली आ गई थी और हॉल में बैठे बात कर रहे थे। अभी हॉल में महेश्वता जी, संगीता जी, सुहाना जी, नीलिमा जी और शोभना जी बैठे हुए बात कर रहे थे। शोभना जी अपनी दोस्त महेश्वता जी से मजाक उड़ाते हुए, अरे माही, तेरी पोते से पहले मेरी पोते की शादी हो रहा है, देख मैं जल्दी से परपोता या परपोती भी देख लूंगी। शोभना जी की बात सुन महेश्वता जी मुंह बनाते हुए, अगर तेरी पोती होती तो मुझे तो ये बोलने का सोच नहीं सकती थी, पता उससे कहाँ छुपा रखा है। उनकी बात सुन जहां पर नीलिमा जी और शोभना जी का उदास हो गई, वही संगीता जी बिना किसी को ध्यान दिए बोली, माँ आप किसी बात कह रही है, उनकी पोती जेरी। वो इतना बोल पाई थी कि महेश्वता जी गुस्से से, संगीता बहू, उस लड़की का नाम लेने की बारे में भी मत सोचना। संगीता जी अपनी सास की बात न समझी से, पर माँ वो तो नीलिमा की सबसे छोटी बहन की बेटी है, तो क्या प्रॉब्लम है। सुहाना जी अपनी बहन की हाथ पकड़कर चुप कराते हुए, छोटी वो श्वेता की तरह अपनी नहीं है और ना ही सच्ची। उनकी ऐसा बोलने से संगीता अपनी दोस्त नीलिमा जी को देखते हुए, नीलू ये क्या बोल रही है जीजी, तुम दोनों बहनें तो कभी अंजलि को खुद की बहन की तरफ करते थे, कभी सौतेली व्यवहार तो नहीं किए, फिर आज ये कैसे। चैप्टर 52 कुछ अनकहा दर्द। संगीता जी की पूछने पर नीलिमा की रही सही हिम्मत टूट गया और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, संगीता तुझे पता है ना मेरी बेटी अद्विका के बारे में। हाँ मुझे पता है, और वो बड़ी दीदी के साथ है ना पिछले 9 सालों से, संगीता जी ने नीलिमा जी की बात को जवाब देते हुए बोले। नीलिमा जी ने एक गहरी सांस लिए और अपनी आंखें कसकर बंद किए, जिससे उनकी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क आए। फिर आपने अंशु पहुंचकर संगीता की तरफ देखकर बोलने लगे कि अंजलि ने कैसे क्या किया था उनके साथ और अद्विका कहाँ है, सब बताने लगी। कैसे कैसे सुन नीलिमा जी बता रही थी, वैसे वैसे संगीता जी गुस्से होते जा रही थी। जैसे ही नीलिमा जी की बोलना खत्म हुआ, शोभना जी अपनी दर्द भरी आवाज में बोले, एक गलती की वजह से मेरी घर आज बिखरा हुआ है। पिछले 9 सालों से मेरी बच्चे एक दूसरे से खफा है। बस यह इच्छा है कि अपनी आखिरी समय पर अपनी पूरे फैमिली को एक साथ देखना चाहती हूँ। इतना बोल अपनी आंखों से अंशु पोंछे। तभी महेश्वता जी ने शोभना जी कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभालते हुए कहा, शोभना तू पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है, और आदि तो गया था ना अपनी बड़ी मम्मी के पास, उसने जितना भी हो थोड़ा बहुत तो बताया है ना, देखना उनकी शादी से पहले ही सब ठीक हो जाएगा। सुहाना जी महेश्वता जी की बात पर सहमत होते हुए बोले, माँ से ही बोल रहे हैं मौसी जी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं। सुहानी जी की बात पर सब हाँ में सर हिला देते और खुद को नॉर्मल करके मुस्कुराने लगे, पर संगीता जी सोफे से उठ गए तो सब उन्हें देखने लगे। तभी नीलिमा जी उनका हाथ पकड़कर बोले, क्या हुआ संगीता। संगीता जी नीलिमा जी की तरफ देखकर नाराजगी से बोली, मुझे नहीं पता था कि एक माँ भी आपने बच्चों का एक बात सुने भी तुम इल्जाम लगा दिया। अच्छा हुआ अद्विका तुम जैसे माँ का साया नहीं मिला, मैं तो यही कहूंगी अद्विका कभी तुम्हारी काले साए पर आए ही ना। इतना बोलकर वहां से चली गई। संगीता कहीं तो बहुत ही बच्चों जैसी है, पर जब बात परिवार पर आपने पर आती है तो वो बहुत पोसेसिव हो जाती है। संगीता जी तो अपनी बात बोलकर चली गई, पर पीछे नीलिमा जी की आंखों में आंसू से गई। सुहाना जी को तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले, आज उनकी नासमझ बहन ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को ऐसे बात बोल गई। सुहाना जी नीलिमा जी और शोभना जी को माफी मांगते हुए बोली, मौसी जी और नीलिमा आप दोनों संगीता की व्यवहार के लिए माफ करना, आपको तो पता है ना उसका कब क्या बोले वो खुद ही नहीं जान पाती है। सुहाना जी का बात सुन नीलिमा जी अपनी अंशु साफ किए रूंधे गले से बोले, नहीं जीजी उसका बोलना सही है, गलती मैंने की है, और आज मैं एक और इंसान को जो मेरी दिल की करीब थी उससे भी नाराज कर दी। इतना बोलते वक्त उनकी आंखों में अंशु थे। शोभना जी भी अपनी सुहाना जिन की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम माफी मत मांगो, क्योंकि को भी हुआ चाहे वो गलफहमी में ही से ही हुआ तो है ना, और संगीता का नाराज होना बनता है। आखिर अद्विका को इतना प्यार जो करती थी जब वो पैदा हुई थी, तब से उसने शेखर के लिए रिजर्व को करके को रखा था।
उनकी बात पर माहेश्वता की हल्की मुस्कुरा दिया। फिर वो अपनी बहू संगीता की बात का बुरा ना माने ये बोलकर माफी मांगे, पर शोभना जी ने उन्हें गिल्टी महसूस न करे बोल समझने लगे। फिर ऐसे ही शादी की तैयारी की बात कुछ इधर उधर की बात करने लगे। फिर सब एक साथ लंच भी किया, पर इसी बीच संगीता जी ने ना नीलिमा जी से कोई बात नहीं किए और ये बात नीलिमा जी भी नोटिस कर रहे थे, पर कुछ बोले नहीं क्योंकि इस समय फैमिली का सब कोई थे। लंच खत्म होने की बाद शोभना जी और नीलिमा जी घर आ गए। वही शेखर की विला में पंछी अकेली बेड पर सोई हुई थी। पंछी की माथे पर पसीने की बूंदें थे और उसका सर उधर उधर करते हुए बडबड रही थी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। पंछी, नहीं नहीं मासी, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। मम्मा आप मेरी बात सुनो, छोड़ो छोड़ो मुझे, ये सब बड़बड़ कर रही थी और उसकी फेस पर तकलीफ की भाव थे। वही शेखर आज पंछी का सुबह का पैनिक होना देख आज ऑफिस ना जाकर घर में रहने का फैसला लिया था और अभी अपनी कैजुअल लुक में था और स्टडी रूम से निकालकर अपनी रूम की तरफ आ ही रहा था। जब रूम का डोर खुला तो सामने का नजर देख घबरा गया और तेजी से रूम की अंदर जाकर पंछी के पास बैठकर उसके चेहरे को थपथपाकर पंछी को जगाने लगा। जान जान आंखें खोलो जान, ओपन योर आईज स्वीट हार्ट। इतना बोलते टाइम शेखर की दिल का दर्द 1000 टुकड़ों पर हो रहा था। वही पंछी ऐसे छटपटाते हुए ही बेहोश हो गई, जिससे देख शेखर जो कभी नहीं डरा आज वो डर गया था पंछी की इस हालत को देखकर। शेखर ने जोर से अपनी इंटरकॉम से अपनी बॉडी का को कॉल किया, जिससे शंभू को विला की गार्डन में था। वो जल्दी से विला की तरफ आकर शेखर की रूम में आ गया। शंभू एक पल तो अपनी बॉस को इस हाल पर देख रुक गया। क्यों? पंछी की बेहोश होते शेखर पंछी की सर अपनी गोद में लिए उससे बहुत सारे सॉफ्ट किस्सेस दे रहा था और चेहरे पर एक बेचैनी था जो कभी किसी के लिए शायद ही रहा होगा और लगातार बड़बड़ कर रहा था। कोई देखकर बोलेगा कि इंसान पागल हो गया था। शेखर को जब लगा कोई उससे देखे जा रहा है तो अपना सर दरवाजे की तरफ किया तो पाया शंभू उससे ही देखे जा रहा था, जिससे देख शेखर का गुस्सा और बढ़ गया और अपनी दांत पिसते हुए बोला, यहाँ खड़े खड़े मेरा शकल क्या देख रहे हो बेवकूफ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाए और अजय को कॉल करके बोलो दयांश खुशी को लेकर मेरी विला आए। शंभू तो स्टेचू बनकर खड़ा था। शेखर का गुस्से भारी नजर और बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और अपनी लड़खड़ाती आवाज में जी बॉस। शेखर हकलाते देखकर गुस्से में, तुम सिर्फ बोलोगे कि करोगे भी, गेट आउट। शंभू भी बिना देरी किए कुछ भी बोल सर हिलाकर चला गया और कुछ वक्त में शंभू एक फीमेल डॉक्टर अपनी साथ लेकर आया। डॉक्टर जब शेखर को देखती है तो एक पल के लिए देखती रह जाती है और अपनी मन में हाय कितना हैंडसम बंदा है। फाइनली मैंने द रुद्राक्ष MAHESWARY को देख ही लिया। डॉक्टर यह सब अपनी मन में सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी शेखर की गंभीर कड़क आवाज से उस डॉक्टर की सोच पर विराम लगा। अगर आप अपनी दोनों आंखें सलामत चाहते हो तो मुझे ना देखकर मेरी जान को देखकर ठीक करो, नहीं तो कहीं आंखें की साथ साथ हाथ पैर ना खोना पड़ जाए। फिर शंभू को देखकर, और तुम किस बेवकूफ को लेकर आ गए, अपनी काम करना छोड़ कुछ और ही कर रही है। जो डॉक्टर थी शेखर को आवाज सुन अपनी सोच से निकल बाहर आती है और डरते हुआ बोलती है, कक सब कुछ करूंगी, आप टेंशन ना लो और कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, सो चिल। चैप्टर 53। उस डॉक्टर का यूं हकलाते देख दांत पिसते हुए शंभू से बोला, तुम्हें डॉक्टर बुलाने को बोला था ना कि कक करने वाली कौवा। शंभू शेखर की गुस्से भरा बात सुन हड़बड़ा कर डॉक्टर से बोली, मिस क्या आपको मरना है? अगर नहीं तो आप जाकर मेम को ट्रीटमेंट दीजिए। पहले शेखर का दूसरी शंभू की बात सुनकर डॉक्टर की हवाएं उड़ी हुई थी और ऐसा बात सुनकर डॉक्टर हड़बड़ाकर जाकर पंछी के पास जाती, फिर शेखर की तरफ देखकर, सर प्लीज आप बाहर जाइए। शेखर ने एक वार्निंग भरी नजर दिया, जिसे बोल रहा हो कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो तुम भी सही सलामत नहीं जा पाओगे इस दुनिया से, घर से तो दूर की बात है। फिर शेखर और शंभू बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर भी उसकी वार्निंग वाला लुक देख कुछ भटक कर पंछी को चेक करने लगती है। फिर वही दूसरी तरफ आज कॉलेज में सोमा और खुशी खड़े हुआ थे, तभी खुशी का फोन रिंग होता है। खुशी जब मोबाइल निकल कर देखती है तो मोबाइल पर शो हो रहा नाम देख एक गहरी सांस लेती है और साइलेंट कर लेती है। वही उसकी बगल में खड़ी सोमा जब शो हो रहा नाम देखा तो खुशी से हैरानी से हंसते हुए बोली, खुशी ये सर दर्द कौन है? कौन है को तेरी सर का दर्द बन बैठा है?
खुशी कुछ बोलती कि फिर से फोन रिंग हुआ, जिससे देख सोमा ने खुशी की खिंचाई करते हुए, अरे देख जरा, तुझे बात करने के लिए मारी जा रहा है, कैसे बार बार कॉल आ रहा, अब छोड़ भी, उठा ले कॉल, क्या पता किसी प्यासे को पानी मिल जाए। सोमा की ऐसे बात सुन खुशी चिढ़ जाती है, पर सोमा को गुस्से से बोली, क्या फालतू बोल रही है, तब से बस बकवास किए जा रही है। इतना बोल कॉलेज की गेट की तरफ जाने लगी। सोमा पीछे से दौड़कर आवाज देकर खुशी के पास जा रही थी कि खुशी सामने एक चमचमाती रेड फरारी आकर रुकती है। खुशी ऐसे अचानक कार आ जाने से खुशी डर अपनी सीने पर हाथ रख देती है। खुशी अपनी सीने में हाथ पर एक राहत की सांस लेती है, फिर अपनी ठीक सामने रेड फरारी खड़ी थी। खुशी गुस्से से कार के पास जाती से विंडो पर नोक करती है। तब तक सीमा भी खुशी के पास आ गई थी। सोमा नॉक करता खुशी की कंधे पर हाथ रख घबरा कर बोली, खुशी तुम ठीक हो ना। खुशी जो नॉक करना बंद करके सोमा से बोलती है, रुक सोमा, बाद में बात करेंगे, पहले इस नालायक दिन के अंधे जो बिना देखे ऐसे अंधोधुन की तरह कार चलाए जा रहा है। खुशी इतना बोलते वक्त भी लगातार वो विंडो पर नॉक कर रही, तभी कार का डोर ओपन हुआ, जिससे खुशी और सोमा थोड़ा साइड हो गई। कार से एक लड़का एक्सपेंसिव शेड्स पहने हुए था, जिससे वो लड़का बड़े स्टाइल से निकाला। वही खुशी उस लड़के को देख मुंह बन गया और सोमा तो उस लड़के को देख खुश हो गई। तभी सोमा खुशी को साइड करके जाकर उस लड़के को गले लग गई और खुश होते हुए, दयांश भाई आप यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। जी ये दयांश था जो शेखर की बोलने पर खुशी को अपनी साथ लेने आया था। वही खुशी तो जम गई थी सोमा की मुंह से दयांश के लिए, भाई सुन, उससे तो कोई आइडिया नहीं था कि दोनों एक दूसरे को जानते भी होंगे, और जानना तो दूर, वो तो उससे भाई कहकर एड्रेस कर रही थी। वही दयांश सोमा को हल्की मुस्कान के साथ मुंह से अलग करके बोला, सोमू मैं न तुम दोनों को लेने आया हूं। इतना बोलते वक्त दयांश की नजर खुशी पर था। वही सोमा कंफ्यूज्ड थी, आखिर दयांश ने हम दोनों को क्यों लेने आया है। घर में कुछ हुआ होता तो सिर्फ मुझे लेने आते, पर यहाँ तो खुशी को भी साथ चलने को बोल रहा था। वही अगले पल सोमा की कंफ्यूजन दूर हो गया जब उससे दयांश की मुंह से खुशी को कुछ बोलते सुना तो, दयांश तुम्हें कितनी बार कॉल कर रहा हूं, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। खुशी एकदम दयांश का ये पूछना हड़बड़ा जाती है। कभी सोमा को देखती है तो कभी दयांश को, फिर खुशी खुद में ही, खुशी आज तू तो गई, सोमा का पता चलना मतलब सबको पता चल जाएगा, फिर सब मुझ पर ऐसा ऐसा बातों आइटम बॉम्ब फेंकेंगे कि कान की पर्दे ही हिल जाएगी। खुशी इतना सब खुद से बोलते वक्त अजीब अजीब मुंह बना रही थी। दयांश खुशी का ऐसा शकल देख उसके पास जाकर खुशी की गाल पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, बेबी तुम हमेशा मुझे ऐसा क्यों इग्नोर करती हो, दिस इज नॉट फेयर। इतना बोली वक्त दयांश अपनी हाथ पैर पटकना शुरू करता है। वही सोमा अपने भाई और दोस्त को एक ऐसे देख सोच में चली जाती है कि कहीं दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। इतना सोच खुशी को घूरने लगती है। खुशी दयांश का ऐसा करने से होश में आ जाती है, फिर खुद को संभालते हुए, तुम हम दोनों को क्यों लेने आए हो। खुशी की बात सुन दयांश मुंह बनाते हुए, बेबी ये मेरी सवाल नहीं था और तुम मुझे और मेरी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकती। खुशी उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है और चिढ़कर बोलती है, एक काम करो, तुम अपनी बकवास सवाल लिखकर भेजना, बाद में सबका जवाब दे दूंगी, और अभी तुम ये बताओ क्यों हमें लेने आए हो। खुशी का लास्ट लाइन सुनकर उससे याद आता है कि यहाँ वो क्यों आया था, जिससे सोच हड़बड़ा जाता है, और खुशी और सोमा को देखकर तुम दोनों को रुद्रा ने अपने विला बुलाया है। सोमा जो खुशी और दयांश की डेट के बारे में सोच रही थी, दयांश की बात सुन होश में आती है, जोर से चिल्लाकर, क्या भाई ने अपनी विला बुलाया है, पर क्यों। फिर थोड़ा रुककर, भाई पंछी ठीक तो है ना। सोमा की बात सुन दयांश गंभीर होते हुए बोला, मुझे नहीं पता से छोटी, पर रुद्रा की आवाज में तो सीरियस लग रहा है। खुशी घबराते हुए, दयांश कुछ हुआ है क्या, मेरी पंछी ठीक तो है ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। सोमा भी खुशी की बात पर दयांश से, हाँ भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ है। दयांश दोनों को देखकर लाचारी से सर हिलाते हुए, मुझे नहीं पता, बस रुद्रा की असिस्टेंट मुझे तुम दोनों लेकर बिल्ला में जाने को कहा, वो भी जल्द से जल्द। खुशी दयांश की बात सुनकर, तो तुम कर क्या रहे हो, अपनी बात बाद में कर लेना, अभी के लिए चलो। खुशी जल्दबाजी में कार में बैठते हुए बोली। सोमा भी जल्दी से बैक साइड पर सेटल हो जाती है।
वही दयांश खुशी का टोंट सुन मुंह बनाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर अपनी मंजिल पर मोड़ देता है। खुशी दयांश की साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी और अपनी दोनों हाथों को एक साथ रब कर रही थी और बार बार प्रे किए जा रही थी। दयांश खुशी का इतना पैनिक होना देख अपना एक हाथ खुशी की हाथ पर रख देता है, फिर समझाते हुए, बेबी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, पंछी को रुद्रा उसकी साथ है। खुशी दयांश की हाथ को कसकर पकड़ लेती है और दयांश की तरफ देखती है तो दयांश अपनी पलकें बस झपका देती है। वहीं पीछे बैठी सोमा दोनों को देखकर लगता है किसी का चोरी पकड़ी गई है। सोमा की आवाज सुन दोनों ही फ्रंट मिरर से सोमा को देखते हैं जो अपनी हाथ बांधे दोनों को ही अपनी आंखें छोटी किए घूर रही थी। दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं पर बोलते कुछ नहीं। चैप्टर 54। वही दूसरी तरफ विला में डॉक्टर पंछी को चेक कर रही थी। कुछ वक्त बाद डॉक्टर बाहर आए तो शेखर उस डॉक्टर को देखा और अपनी तीखी नजरों से देखा तो डॉक्टर तो पहले से ही डरी हुई थी और अब शेखर की तीखी नजर देख और डर जाती है। और शेखर कुछ पूछने से पहले ही वो खुद जाकर कर पंछी की कंडीशन बताना सही समझी। फिर डॉक्टर खुद को शांत करके उनके पास जाकर बहुत ही शांति स्वर से बोली, मिस्टर माहेश्वरी, मैं उनको इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम में उनको होश आ जाएगा। शेखर बिना भाव से हमम हुआ किया है जिससे वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने भी बड़ी विनीत भाव से बोली, डर से वो पैनिक होकर बेहोश हो गई थी और पहले से ही उनकी दिल कमजोर है तो इसलिए उनकी ऊपर कुछ ज्यादा असर हो गया। वो पहले तो ट्रीटमेंट करती होंगी ना, तो आप एक बार उनकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। शेखर डॉक्टर की बात एक पल तो सोच में पड़ गया क्योंकि पंछी की इंफॉर्मेशन तो कोई मेडिकल केस के बारे में कोई भी तरह से एड्रेस नहीं हुआ था। तभी शेखर को डॉक्टर की आवाज आई जो बोल रही थी, सर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उनका डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए और मैं उनको एग्जामिन किया है जिस वजह में अभी मैं उनको कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। शेखर डॉक्टर की बात सुनकर बस सर हाँ में हिलाया, फिर शंभू को कुछ इशारा किया तो शंभू ने डॉक्टर को अपनी साथ लेकर चला गया। वही शेखर अपनी रूम में चला जाता है। वही शंभू और डॉक्टर जैसे ही नीचे हॉल तक पहुंचे ठीक सामने खुशी दयांश और सोमा भी आ रहे थे। उन तीनों को देख शंभू आगे बढ़कर बोला, बॉस ऊपर अपनी कमरे में है। शंभू की बात सुन दयांश ने सर हिला के खुशी और सोमा को लेकर शेखर की रूम की तरफ बढ़ गया। वही शेखर रूम में आकर पंछी के पास बैठ गया और उसकी हाथ को आहिस्ता से अपनी दोनों हाथों के बीच लिए अपनी होठों के पास लेकर बस पंछी की पिला पड़ गया चेहरे को निहारने लगा। आज शेखर की चेहरा बहुत सी चीज की रिएक्शन से घिरा हुआ था। आज जिंदगी में पहली बार शेखर की चेहरे किसी को खोने का दर्द सब दिख रहा था। शेखर बिना पलके झपकाए अपनी छोटी सी जिंदगी को देख रहा था कि तभी रूम का डोर नॉक हुआ। शेखर गहरी सांस लेकर आ जाओ। शेखर अंदर आने का परमिशन देने भर से ही बाहर खड़े इंसान पूरा दरवाज खोलकर जल्दबाजी में आए। खुशी और सोमा जैसे ही पंछी को बेड पर बेजान सी लेते देखा तो जल्दी से दोनों पंछी की दूसरी साइड आ गए। खुशी ने घबराते हुए, सर मेरी पंछी को क्या हुआ, ये इस तरह क्यों लेटी है? सोमा, हाँ भाई, भाभी को क्या हुआ है? शेखर का खुशी का मेरी पंछी बोलना पसंद नहीं आया, फिर भी कुछ ना बोलकर दोनों का सवाल सुनकर पूरी तरह इग्नोर करके बिना किसी को देखते हुए, मुझे पंछी के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ मतलब सब कुछ। शेखर की बात खुशी एक पल घबरा जाती है, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, देखी। खुशी ने इतना कहा ही था कि शेखर बेचैन टोकते हुए बगल की काउच की तरफ दिखता है जिससे समझकर खुशी और सोमा बैठ जाते हैं, मुझे कोई भी बात छुपाने की कोशिश भी मत करना। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट पंछी, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। शेखर की लास्ट लाइन में एक वार्न था। उसकी बात में एक दबाव सा महसूस हो रहा था। शेखर अपनी कड़क आवाज में गेट स्टार्टेड। खुशी को तो काटो तो खून नहीं जैसे कंडीशन हो गया था, क्योंकि बेचारी को खुद भी कुछ ज्यादा नहीं पता था। फिर खाली कुछ अपनी गले से घटक कर खुद को शांत किया, फिर बोलना शुरू की, मिस्टर MAHESWARY, आई डोंट नो एवरीथिंग बट आई विल डेफिनेटली टेल हाउ यू आई नो। शेखर ने बस हाँ में सर हिला दिया। तो खुशी ने गहरी सांस ली, फिर बोलने लगी, कुछ साल पहले की बात है जब पंछी 11 साल की थी, तब उसकी जिंदगी की वो काला समय था जिससे कोई भी समझ नहीं पाएगा।
पंछी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसकी फिजिकली बहुत इम्पैक्ट हुआ था। आप सब जिससे पंछी को अब देख रहे हो भोली मासूम, वो पहले भी ऐसे थी, पर तब वो किसी से डिपेंड नहीं रहती थी। कब किससे किस तरह बात करना है सब पता होता था, एवं कम उम्र पर उसने सेल्फ डिफेंस तक सीख रखी थी। लगभग 9 साल पहले पंछी को शायद किसी ने किडनैप कर लिया था, पर खुशी इतना में रुक गई क्योंकि उसकी गला भर आया था और आंखों में आंसू। तभी शेखर बेताबी से पूछा, पर क्या? खुशी अपनी आंखों से आंसू पोंछकर, जब हम सब पंछी मिली तब उसकी हालत ऐसा था कि कोई देख ले तो रूह कांप जाए। उसकी सीने चाकू से मारा गया था और उसकी सर को वॉल में मारा गया था, यहाँ तक कि उसकी पीठ पर 2 बार चाकू से वार किया गया था। हमें उतना टाइम पंछी को तो बचा लिया, पर जिंदगी की 2 साल कोमा में रहना पड़ा था। इतना बोलते ही खुशी की आंसू बहने लगे। सोमा ने खुशी को संभालते हुए बोली, भाई मुझे भी इस बारे में पता है, जिससे हम तीनों पंछी को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। भाई मुझे पता है आप पंछी से बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए पंछी का प्यार ही काफी है। इतना सुनना था कि शेखर की हाथ की मुट्ठी कस गई और अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर पंछी की सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ये सब किसने किया, कुछ पता चला? शेखर ये बात बेहद गुस्से में बोल रहा था। खुशी अपनी आंसू पोंछे हुए, नहीं, जिसने पंछी का किडनैप किया था उनका कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि पंछी को ट्रीटमेंट के लिए बुआ ने यूरोप लेकर चली गई थी। खुशी का ये बात सुन शेखर थोड़ा शॉक हो गया और खुद से ही बुदबुदाया, पंछी यूरोप पर थी। तभी सोमा की नज़र पंछी पर गई, जिससे सोमा काउच से उठते हुए बोली, भाई लगता है पंछी को होश आ रहा है। सोमा की बात सुन सबकी ध्यान पंछी पर गया। पंछी की पलकें हल्के हल्के फड़फड़ा रहा था, जिससे देख सबकी शकल पर एक मुस्कान आ गई। वही शेखर पंछी की सर को सहला रहा था और एक हाथ से पंछी की हाथ को पकड़ रखा था। पंछी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, फिर बंद करके फिर से खोली। उसके बाद अपनी आसपास नजर डाली तो उसकी बगल में शेखर बैठा था और खुशी और सोमा उसकी दूसरे तरफ खड़ी थी और उनकी पास दयांश था। पंछी सबको देखने की बाद उठकर बैठने लगती है, जिससे देख शेखर उसकी हेल्प करता है। फिर शेखर की कंधे पर सर रखकर सीधे दयांश को उंगली पॉइंट करके, हनी ये कौन है? चैप्टर 55 आज तुम वो सब करोगे। पंछी को खुद की तरफ इस तरह पॉइंट कर देख दयांश हड़बड़ा जाता है। फिर पंछी का सवाल सुन एकदम अपनी दांत दिखाते हुए अपना हाथ हिलाते हुए, हेलो भाभी, मैं शेखर की कजन ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड दयांश सिंघानिया। पंछी दयांश को देख फिर शेखर की और पास आकर उसकी कान पर, हनी आपको एक में 2 फीचर क्यों डाले हो, यह कोई मोबाइल थोड़ी है। पंछी की बात पर किसी को समझ नहीं आया। खुशी अपनी गला साफ करते हुए, शोना ये क्या बोल रही है तू, यहाँ मोबाइल कहाँ है? खुशी की साल पर दोनों को देखते हुए पंछी अपनी उंगली दयांश की तरफ दिखाकर बोली, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये इनकी कजन ब्रदर और बेस्ट फ्रेंड दोनों फीचर है, इसलिए बोली। क्योंकि एक इंसान भाई की साथ साथ बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये किसी मोबाइल से कम नहीं है। मोबाइल एक फीचर अनेक। पंछी की इस अजीब बात से दयांश का मुंह बन गया तो खुशी और सोमा को हंसी आ गई। शेखर को पंछी की बातों से समझ आ रहा था कि उसको कुछ घंटों पहले की बातें याद नहीं, जिससे देख एक राहत की सांस लिया। फिर पंछी की तरफ देखकर बोला, जान तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा ले। शेखर की बात सुन पंछी एक हाथ अपनी पेट पर रखकर दूसरी अपनी सर पर थपकी लगाकर अपनी जीभ काटकर बड़े मासूमियत से बोली, हनी मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भूख भी लग रहा है। शेखर ने पंछी की तरफ देखकर बोला, चलो फिर तुमको फ्रेश कर दूं, फिर एक साथ खाना खाएंगे। शेखर की बात सुन पंछी की आंखों में चमक आ गया और सोमा और खुशी की तरफ देखकर बोली, क्या खुशी दी और सोमा भी आज यहाँ रुकेंगे? पंछी की आंखों का चमक को देख शेखर भी हाँ बोल दिया। उससे तो पसंद नहीं था कोई उसकी विला में रहे, पर यहाँ सवाल उसकी लिटिल लव की था तो कैसे वो माना कर सकता था, इसलिए हाँ बोल दिया। फिर दयांश की तरफ देखकर, तू भी आज यहाँ रुक जा। शेखर का ये बात सुन दयांश को मानो बिन मांगे मन्नत ही मिल गया हो, और अंदर ही अंदर खुशी के साथ टाइम स्पेंड के बारे में सोचकर ही खुशी से पागल हो रहा था, पर दिखा नहीं रहा था। शेखर ने सोमा की तरफ देखकर, सोमू जाकर कमरा दिखा दे, सब फ्रेश होकर डिनर टेबल पर मिलते हैं। फिर दयांश की तरफ देखकर, इनकी कपड़ों के लिए शंभू को बोल दे। शेखर की बात पर सोमा और दयांश ने हाँ में सर हिलाकर शेखर की रूम से चले गए।
सबकी जाने की बाद शेखर पंछी को लेकर वॉशरूम चला गया। वही सोमा खुशी को कमरा दिखाने ले गई तो दयांश सोमा और खुशी के लिए पहनने के लिए शंभू को लाने को बोलने चला गया। कुछ ही वक्त में सब लोग डिनर टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। शेखर हेड चेयर पर बैठा तो पंछी उसकी बगल में और उसकी बगल में सोमा बैठी थी और उनकी सामने खुशी और दयांश बैठे थे। शेखर अपनी हाथों से पंछी को खिला रहा था, वही दयांश खुशी की प्लेट में खाना डाले जा रहा था। खुशी अपनी चील को छुपाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए माना कर रही थी। सोमा डिनर करते हुए सब देख रही थी और खुद की मन में ओह गॉड, मुझे कहा इन कपल के बीच मुझ सिंगल को भेज दिया। क्या आप चाहते हो कि ये सब प्यार की गोत लगाते रहे और मैं देखूं ओएमजी। ये सब सोमा अपनी मन में सोच रही थी कि उसकी बगल बैठी पंछी की बात उसकी कान में पड़ा जो बोल रही थी, क्या तुम मेरी दी को जानते हो। पंछी की सवाल पर सब किसी की अटेंशन दयांश और खुशी पर चला गया। वही पंछी का सवाल सुन खुशी की तो हालत खराब, क्योंकि अगर पंछी को पता चला कि दोनों एक दूसरे पिछले 3 साल से सीरियस रिलेशनशिप में हैं और अब जाकर बता रहे हैं तो बच्चों जैसे रूठ जाएगी, यहाँ तक कि खुशी से बात भी नहीं करेगी। पंछी को मानना भी बहुत मुश्किल है। खुशी दयांश को माना करना चाहा पर तब तक सोमा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुआ बोली, सोना तुझे पता है ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वो भी सीरियस वाला, और ये बताए भी नहीं। सोमा की बात सुन पंछी खुशी को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, तुम डेट कर रही थी और मुझे अपनी साथ लेकर भी नहीं गई। तुम बुरी हो, बहुत बहुत ज्यादा बुरी। पंछी की बात सुन सोमा पंछी हाथ पर हाथ रखकर, सोना डेट पर अकेले जाते हैं और डेट मतलब तुम और भाई कैसे, वैसे ये दोनों भी। पंछी मुंह बनाते हुए सोमा से, ये क्या बोल रही है तू, ये तो मुझे प्यार करते हैं ना कि डेट में से ही बोली ना हनी। इतना बोलकर पंछी शेखर की तरफ बड़ी सी मुस्कान लिए देखा तो शेखर ने भी उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। सोमा पंछी की हर बात पर आपने भाई को हाँ बोलता देख हैरानी हो गई। जो इंसान आपने आगे किसी की नहीं सुनता वो आज पंछी की बिना लॉजिक की बात पर भी हाँ बोल रहा था। सोमा ने अपनी सर हिलाते हुए बोली, सोना जैसे भाई की साथ तेरा जो रिश्ता है वही इन दोनों का भी है, और ये आज पकड़ी गई तो बोल रही है नहीं पता नहीं कब तक छुपाती। पंछी सोमा की बात सुन सामने बैठे खुशी और दयांश की तरफ देख अपनी तिखी नजर देखते हुए बोली, खुशी दी तुमने हम तीनों को क्यों नहीं बताया, जा हम तीनों अब तुमसे नाराज और गुस्सा है। फिर से सोमा को देखकर, देखो सोमा तुम भी खुशी दी से बात मत करना जब तक वो हम तीनों को ना मना ले, ठीक है ना। ये सब पंछी बच्चों की जैसे नाराज होते हुए बोली। खुशी कुछ करती या बोलती शेखर पंछी उठा और पंछी को अपने साथ लेकर चला गया। वही सोमा खुशी को शरारती आवाज में, वैसे जो भी हो मैं खुश हूं, मुझे एक साथ दो भाभी मिलेगा, साथ मैं बुआ भी बन जाऊंगी, तुम सब खूब मेहनत करना, इतना आपने एक आई विंक की और वहां से चली गई। सबकी जाने की बात खुशी और दयांश ही बैठे थे। खुशी का तो तीनों को मानने का सोच मुंह बना हुआ था। वही दयांश सोमा की बात सुन बहुत खुश था। दयांश आपने एक साथ खुशी थाई पर रख कर खुशी के पास आकर उसकी कान में, बेबी सोमा को बुआ बनना है तो चले मेहनत करने, दयांश ने बड़ी मदहोशी से कहा। खुशी दयांश की हाथ को झटक कर बोली, तुम्हें तो बस यही चाहिए होता है हन। दयांश उदास होते हुए, सब तरफ से कोशिश तो सिर्फ मैं ही करता हूं पर तुम तो मुझे चाहते हो नहीं, शायद प्यार भी नहीं रहा। खुशी ऐसा बात सुनकर दयांश को अपनी शिकायत भरी आवाज में बोली, तुमको प्यार का मतलब सिर्फ वो सब करना होता क्या, बिना वो सब किए हम प्यार नहीं होगा क्या। दयांश चेयर से खड़े होकर बिना किसी भाव से, हाँ तुमसे ही कहा, हम दोनों को बीच अगर सेक्स नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, पर तुम तो मुझे अपनी नजरों में कुछ समझते नहीं, ऐसा इग्नोर करते हो जैसे मेरे होना तुमको खटकता हो, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। इतना बोल दयांश अपनी रूम में चला गया। खुशी का तो दिल ही टूट गया दयांश की बात सुनकर। क्या सही में उससे वो छोड़कर चला जाएगा, इतना सोचते ही खुशी का सांस ही लेना मानो मुश्किल हो गया। खुशी बिना देरी किए चेयर से खड़ी हुई और दयांश की रूम की तरफ भागी। कुछ टाइम बाद खुशी दयांश की रूम की बाहर थी। खुशी ने एक गहरी सांस ली और बिना नॉक किए रूम की अंदर चली गई, फिर डोर को लॉक करके रूम की चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कहीं भी दयांश नहीं था।
खुशी वॉशरूम तरफ कैसे चेक करने आगे बढ़ी कि बालकनी से आवाज आई। शायद ये आवाज दयांश की है जो बालकनी में किसी के साथ बात कर रहा था। खुशी ने बिना देरी किए बालकनी में चली गई। दयांश का बैग खुशी की तरफ था जिस वजह से खुशी को नहीं देख पाया। खुशी ने जाकर पीछे से दयांश को हक कर लिया। वही दयांश खुशी का हक करने से जो किसी से बात कर रहा था उसने कॉल कट करके अपनी सीने से खुशी का हाथ झटक दिया। दयांश बिना मुड़े ही बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और सो जाओ। इतना बोल बिना खुशी को देख रूम में आ गया। खुशी भी बिना देरी किए वो भी दयांश के पीछे आ है और उसकी सामने खड़ी हो गई और सीने लग गई, जिससे दयांश ने खुद से अलग करना चाहा पर खुशी उससे कसकर पकड़ रखी थी। दयांश हार मानकर बोला, खुशी अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे अलग क्यों नहीं होती हो? खुशी अपनी सर ऊपर करके दयांश को देखकर बोली, मुझे तुम दूर नहीं पास रहना है और बहुत प्यार करना है। आई वॉन्ट यू बेबी। खुशी ने लास्ट लाइन बड़े ही सेडिक्टिव कहा था। दयांश ने खुशी को दूर करके पर मुझे कुछ भी नहीं करना इतना बोल जाने लगा तो खुशी ने पीछे से उसकी हाथ पकड़ लिया। खुशी अपनी भराए गले से आई एम सॉरी लव, आज मुझे इस तरह ना छोड़ो, आई वॉन्ट यू फॉरएवर। खुशी की बात सुन दयांश ने एक टेढ़ी स्माइल आ गई और खुशी और पलटकर अपनी ओर खिंच लिया और अपनी सीने से लगा लिया और बोला, पर आज तुम वो सब करोगे। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।